नाज़रीन इकराम, अफजल दास्तान टेलीविजन की इस कड़ी में अब हम इस अजीम इनकलाब का जिक्र करेंगे जिसने हिंदुस्तान को पहली बार एक लड़ी में परो दिया। ये कहानी शुरू होती है टेक्सला की यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद से, जिसका नाम चाकिया या कोतलिया था। चाकिया सिर्फ एक आलम नहीं था, बल्कि वो सियासत और जंगी चालों का माहिर था। रवायत है कि मगध के नंदा बादशाह ने भरी महफिल में चाकिया की तौहीन की थी, जिस पर उसने अपनी चटिया खोल दी और अहद किया कि जब तक वो इस जालिम खानदान का तख्ता नहीं पलट देगा, वो अपनी चटिया नहीं बांधेगा। चाकिया को अपने इस मकसद के लिए एक फौलादी इंसान की जरूरत थी, और उसे वो इंसान चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ल में मिला। चंद्रगुप्त एक आम लड़का था, मगर चाकिया ने उसकी सलाहियतों को पहचान लिया और उसे टेक्सला ले जाकर फन्ने सिपाहगिरी और सियासत की कड़ी तरबियत दी। जब सिकंदर आजम की वापसी के बाद हिंदुस्तान की मगरबी सरहदों पर अफरातफरी फैली हुई थी, चाकिया और चंद्रगुप्त ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मकामी कबाइल को मुत्तहिद किया और एक ऐसी फौज तैयार की जो मगध के ताकतवर नंदा खानदान को चैलेंज कर सके। एक तवील और खूनी जद्दोजहद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और नंदा खानदान का खात्मा कर दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मोड़ था, क्योंकि पहली बार हिमालय से लेकर अफगानिस्तान तक और बंगाल से लेकर वस्ती हिंद तक एक ही झंडा लहरा रहा था। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों को शिकस्त दी, बल्कि सिकंदर के जर्नेल सेल्यूकस निकेटर को भी इबरतनाक शिकस्त देकर उसे अमन मुआहदे पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में काबुल, कंधार और बलोचिस्तान के इलाके मौर्य सल्तनत का हिस्सा बन गए। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, चाकिया ने इस सल्तनत को चलाने के लिए अर्थशास्त्र नामी किताब लिखी, जो आज भी सियासत और मईशत की दुनिया में एक शाहकार मानी जाती है। इस किताब में जासूसी का निजाम, टैक्स की वसूली और बादशाह के फराइज को इस तफसील से बयान किया गया है कि अकल दंग रह जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसी रियासत कायम की जहां कानून की हुक्मरानी थी और तिजारत को फरोग मिला, लेकिन इक़्तिदार की उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद चंद्रगुप्त की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे तख्तो ताज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अफजल दास्तान टेलीविजन की इस कड़ी में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अजीमुशान सल्तनत तो कायम कर ली, मगर जिंदगी के आखिरी अय्याम में उसका दिल दुनियावी फतूहात से अचाट हो गया। उसने जी मत इख्तियार किया और अपना तख्तो ताज अपने बेटे बंदुसार के हवाले करके कर्नाटक के जंगलों में तपस्या के लिए चला गया। बंदुसार ने अपने बाप की छोड़ी हुई सल्तनत को बरकरार रखा और उसे जनूब की तरफ वसअत दी, मगर मौर्य खानदान का असल उरूज अभी बाकी था, जो बंदुसार के बेटे अशोक की सूरत में जाहिर हुआ। अशोक, जिसे इब्तिदा में एक निहायत सख्त पीर और जंगजू शहजादे के तौर पर जाना जाता था, अपने भाइयों से तख्त की तवील जद्दोजहद के बाद मगध का हुक्मरान बना। इसके दौर के इब्तिदाई 8 साल फतूहात और सल्तनत की तौसी में गुजरे। अशोक का ख्वाब था कि वो पूरे बरसगीर को एक ही हुक्म के नीचे ले आए। इसी ख्वाब की तकमील के लिए उसने कलंगा, मौजूदा उड़ीसा पर हमला करने का फैसला किया, जो इस वक्त एक आजाद और ताकतवर रियासत थी। 261 कबली मसीह में होने वाली कलंगा की जंग तारीख हिंद की सबसे खौफनाक और खूनी जंगों में से एक थी। इस जंग में लाखों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा जख्मी और बेघर हुए। मैदानी जंग में बहने वाले खून के दरिया और बेवाओं व यतीमों की चीखों ने अशोक के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो बादशाह जो फतह के नशे में चोर होकर मैदानी जंग का मुआयना करने निकला था, लाशों के ढेर देखकर लर्ज उठा। उसे एहसास हुआ कि ये कैसी फतह है, इसकी कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ी। ये वो लम्हा था जिसने अश्वक जंगजू को अश्वक आजम में बदल दिया। उसने तलवार म्यान में डाल ली और अहद किया कि अब वो फतूहात जमीन के लिए नहीं बल्कि इंसानों के दिलों के लिए करेगा। अशवक ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया और अमन, अदम तशद्दुद और इंसानियत का प्रचार शुरू किया। उसने पत्थरों की सिलों और ऊंचे सतूनों पर अपने अहकामात एडिक्ट्स कंदा करवाए, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि असल ताकत जुल्म में नहीं बल्कि इंसाफ और रहम दिली में है। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाज़रीन, अशोक के उन सतूनों पर बना हुआ पैरों का निशान आज भी भारत का कौमी निशान है। उसने सड़कें बनवाए, मुसाफिर खाने कायम किए, दरख्त लगवाए और जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल बनाए। लेकिन क्या एक ऐसी सल्तनत जो सिर्फ अमन की बुनियाद पर खड़ी हो, ज्यादा अरसे तक कायम रह सकती थी? और अशोक के बाद मौर्य सल्तनत का क्या अंजाम हुआ? ये जानने के लिए हमें दास्ताने हिंद के अगले अबवाब की। नाज़रीन इकराम,
अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जिसे मौर्रिखीन तारीख दौर या तब्दीली का दौर कहते हैं। अशवाक आजम की वफात के बाद मौर्य सल्तनत की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। अशवाक के जानिशीन इस अजीम सल्तनत का बोझ न संभाल सके जो अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक फैली हुई थी। मरकज कमजोर हुआ तो सूबों ने सर उठाना शुरू कर दिया और आखिरकार 185 कबले मसीह में मौर्य खानदान के आखिरी बादशाह को उसके अपने ही सिपा सालार फशेमतर सिंघा ने कत्ल करके एक नए खानदान सिंघा खानदान की बुनियाद रखी। मगर असल हलचल हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी सरहदों पर हो रही थी। मगर सल्तनत की दीवारें गिरते ही दर्रे खैबर के रास्ते से बैरूनी ताकतों के सैलाब अमड़ आए। सबसे पहले हिंद यूनानी इंडो ग्रीक्स आए, जो सिकंदर के छोड़े हुए जर्नेलों की औलादें थीं। उनमें राजा मुनांदर मेनेंडर सबसे मशहूर हुआ, जिसने बुद्ध मत के फलसफे से मुतासिर होकर उसे अपना लिया। उन यूनानियों ने हिंदुस्तान को फन्ने संग तराशी और सिक्का साजी के नए तरीके दिए। यूनानियों के पीछे पीछे वस्ती एशिया से साका, सिथियंस और पहलू पार्थियंस के कबीले आए। ये लोग बेहतरीन घड़सवार और तीर अंदाज थे, जिन्होंने पंजाब, सिंध और गुजरात के इलाकों पर अपनी हुकूमतें कायम की। हिंदुस्तान की मिट्टी की ये खासियत रही है कि जो भी यहाँ फातेह बनकर आया वो यहीं का होकर रह गया। इन गैर मुल्कियों ने यहाँ के मजहब, लिबास और जबान को इस तरह अपनाया कि वो खुद हिंदुस्तानी मुआशरे का हिस्सा बन गए। इसी अफरा तफरी के दौर में कशान कुशान्स का ज़हूर हुआ। कुशान खानदान का सबसे बड़ा बादशाह कुनिष्क था, जिसकी सल्तनत वस्ती एशिया से लेकर वाराणसी तक फैली हुई थी। कुनिष्क का दौर इल्मी और फन्नी तरक्की का सुनहरी दौर माना जाता है। इसी के दौर में गंधारा आर्ट ने जन्म लिया, जिसमें यूनानी तराश खराश और हिंदुस्तानी मौजुआत का हुसैन इम्तजाज मिलता है। बुद्ध मत के मुजस्मे जो आज हम अजायब घरों में देखते हैं, उनकी शुरुआत इसी दौर से हुई। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, ये वो जमाना था जब शाहराही रेशम सिल्क रोड के जरिए हिंदुस्तान की तिजारत चीन और रोम तक फैल चुकी थी। हिंदुस्तान की दौलत और शोहरत दुनिया भर में गूंज रही थी। मगर जहां शुमाल में ये तब्दीलियां आ रही थीं, वहीं जुनूब में सातवाहन खानदान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हिंदुस्तान एक बार फिर मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ने के लिए एक नया गप्ता सूरज तुलू होने वाला था। जल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब इस दरख्शां बाब तक पहुंच गई है, जहां हिंदुस्तान की जमीन ने दुनिया को वो उलूम दिए जिन पर आज की जदीद साइंस की बुनियाद है। चौथी सदी ईस्वी में मगध की ही मिट्टी से गप्ता खानदान का ज़हूर हुआ। सिरी गप्ता से शुरू होने वाला ये सिलसिला चंदर गप्ते अव्वल, समदर गप्ता और चंदर गप्ते वक्रमादित्य जैसे अजीम हुक्मरानों तक पहुंचा। उन बादशाहों ने न सिर्फ एक वसी सल्तनत कायम की, बल्कि एक ऐसा पुरअमन माहौल फराहम किया जिसमें जहनों ने नई परवाजें भरें। समदर गप्त, जिसे हिंदुस्तान का नपोलियन भी कहा जाता है, एक बेमिसाल फातेह होने के साथ साथ मौसीकी और फनून लतीफ़ा का दिलदादा था। इसके दौर के सकों पर उसे बेन वेना बजाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का सबूत है कि ये दूर सिर्फ तलवार का नहीं, बल्कि साज और आवाज का भी था। लेकिन गिप्ता दौर की असल पहचान उसकी इल्मी तरक्की है। इसी जमाने में अजीम रियाजीदान और माहिर फल्कियात आर्यभट्टा ने दुनिया को बताया कि जमीन गोल है और वो अपने महवर के गिर्द घूमती है। उन्होंने ही सिफर जीरो का तस्वुर दिया, जिसके बगैर आज की रियाजी और कंप्यूटर साइंस का वजूद नामुमकिन था। अदब की दुनिया में कालिदास जैसे अजीम शायर और ड्रामा निगार पैदा हुए, जिनकी तसानीफ शिकंतला और मेघदूत आज भी आलमी अदब का हिस्सा हैं। इस दौर में संस्कृत जबान को सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई और हिंदुस्तान के कदीम किस्से, कहानियां और मजहबी किताबें अपनी हतमी शक्ल में मुरतब हुईं। फन तामीर में अजंता और एलोरा के गारों की मुसव्वरी और संग तराशी इस दौर की निफासत की गवाही देती है, जहां पत्थरों को मोम की तरह तराश कर जिंदगी फूंक दी गई थी। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, गप्ता दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। यहाँ के लोग खुशहाल थे, जराइम की शरह न होने के बराबर थी, और चीनी सय्याह फाहियान फैक्सियन, जो इस दौर में यहाँ आया, लिखता है कि लोगों को अपने घरों को ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर तारीख का पहिया कभी रुकता नहीं है। जहाँ खुशहाली होती है, वहाँ हासिदों की नजरें भी पड़ती हैं। शुमाल से हिनो हुन्स के वहशी कबाइल के हमलों ने इस सुनहरी दौर की दीवारों में दरारें। ज़रीन-ए-किराम।
अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी है। गप्ता खानदान की खुशहाली और अमन को वस्ती एशिया के संगदल और वहशी जंगजुओं हिनो हुन्स की नजर लग गई। ये वो जंगजू थे जिनके नाम से यूरोप से लेकर एशिया तक की सल्तनतें थर थर कांपती थीं। 5वीं सदी के आखिर में जब हुनों ने दर्रा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान पर यलगार की, तो उन्होंने शहरों के शहर जला दिए और बुद्ध खानकाहों और इल्मी मराकिज को तहस नहस कर दिया। अगरचे गप्ता बादशाहों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन उन मुसलसल जंगों ने सल्तनत की मईशत और ताकत को खोखला कर दिया। गुप्ता सल्तनत के बिखरने के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर छोटी छोटी रियासतों में बंट गया, जहां हर राजा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर बैठा था। इस सियासी अंधेरे में 7वें सदी के आगाज में एक सितारा नमूदार हुआ, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्ष ने महज 16 साल की उम्र में थानेसर का तख्त संभाला। इसका दौर इस लिहाज से अहम है कि उसने बिखरे हुए शुमाली हिंद को दोबारा एक लड़ी में परोने की आखिरी बड़ी कोशिश की। राजा हर्षवर्धन न सिर्फ एक बहादुर सिपाही था, बल्कि वो इल्म अदब का बहुत बड़ा सरपरस्त भी था। इसके दौर में मशहूर चीनी सयाह ह्वेन सांग शुआनजंग हिंदुस्तान आया, जिसने हर्ष की सखावत और हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में तफसीली सफरनामे लिखे। हर्ष हर 5 साल बाद प्रयाग इलाहाबाद के मकाम पर एक अजीमुशान मेला मुनक्किद करता था, जहां वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देता था। ये वो दौर था जब नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के तालिब इल्मों का मरकज बनी हुई थी, जहां हजारों असातिज़ा और तालिब इल्म फलसफा, तिब और फल्कियात की तालीम हासिल करते थे। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, हर्ष की वफात के बाद शुमाली हिंद में कोई ऐसी ताकत न रही जो पूरे मुल्क को मुत्तहिद रख सके। दक्कन में चालुकिया और जुनूब में पलो खानदान अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, लेकिन मरकज खाली हो चुका था। यही वो वक्त था जब अरब के रेगजारों से एक नई रोशनी तुलू हो रही थी, जिसने जल्द ही पूरी दुनिया की तारीख बदल कर रख देनी थी। हिंदुस्तान के राजपूतों का अरूज और मगरिब से आने वाली नई लहरों ने दास्ताने हिंद को एक बिल्कुल नया रंग देने वाला था। किराम, अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद की पहली किस्त अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। इस तवील सफर में हमने देखा कि किस तरह हिमालय की बर्फों से गिरते पानी ने सिंध की वादियों में जिंदगी की लहर दौड़ाई। हमने वादी सिंध के उन गुमनाम मेमारों का जिक्र किया जिन्होंने दुनिया को पहला शहर दिया, और आर्याओं के उन इश्लूकों को सुना जिन्होंने हिंदुस्तान की रूह में मौसीकी और फलसफा भर दिया। हमने मौर्य सल्तनत के उरूजो जवाल की दास्तान सुनी, जहां चाणक्य की सियासत और अशोक के अमन ने तारीख के धारे को मोड़ा। हमने गप्ता दौर के सुनहरी हरूफ को पढ़ा, जहां आर्यभट्ट ने सितारों की चाल बताई और कालिदास ने अल्फाज में खुशबू भरी। हिंदुस्तान की ये जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी तजर्बा गाह थी जहां मुख्तलिफ नस्लें, जबानें और नजरियात आपस में मिलकर एक नई इकाई बन रहे थे। लेकिन 7वें सदी के बाद हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा बदलने लगा। हर्षवर्धन की वफात के साथ ही मरकजी इक्तदार का सूरज गुरूब हो गया और पूरा मुल्क छोटी छोटी राजपूत रियासतों में बंट गया। ये राजपूत, जो अपनी बहादुरी और औन बान के लिए मशहूर थे, आपस की लड़ाइयों में उलझ गए। किले बने, तलवारें चमके और गैरत की कहानियां रकम हुई, लेकिन एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब धुंधला गया। इसी दौरान हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर एक नया इनकलाब जन्म ले चुका था। मगरिब से उठने वाली हवाएं अब सिंध के साहिलों और पंजाब के मैदानों का रुख कर रही थीं। मकरान के रास्ते से आने वाले शहसवार और शुमाल के पहाड़ों से उतरने वाले फातिहीन अब दास्ताने हिंद का रुख बदलने वाले थे। कदीम हिंद का दौर खत्म हो रहा था और कुरूने वसतीज का वो अहद शुरू होने वाला था, जिसने उस सरजमीन को नई जबानें, नया फन्ने तामीर और एक नया समाजी ढांचा अता करना था। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, किस्त नंबर 1 में आपने हिंदुस्तान की जड़ों को पहचाना। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मोहम्मद बिन कासिम के जहाज सिंध के साहिल पर लंगर अंदाज हुए तो क्या हुआ? जब महमूद गजनवी की पुकार सोमनाथ के मंदिर तक पहुंची तो तारीख ने क्या मोड़ लिया, और शहाबुद्दीन गौरी ने किस तरह दिल्ली के तख्त की बुनियाद रखी? दास्ताने हिंद के अगले बाब में हम देखेंगे कि किस तरह कदीम हिंदुस्तान इस्लामी हिंदुस्तान में तब्दील हुआ। ये महज जंगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये सूफियों की मोहब्बत, सलातीन की शान और शौकत और एक नई मुश्तरका तहजीब के जन्म लेने का किस्सा है।